सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है 9th का पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये इसका जो अभ्यास एक्सरसाइज प्रश्नावली जो दे रखी है इसका पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 9 तक का पूरा सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि निम्न ताप को सेल्सियस पैमाने में परिवर्तित कीजिए। केल्विन में दे रखा 300 केल्विन और 573 केल्विन, दो सवाल यहाँ पर दे रखे हैं, 300 केल्विन और 573 केल्विन। जब भी आप केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। तो जब भी इस तरह से हम चेंज करेंगे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, तो 0 के सामने 273 होता है, तो 273 को क्या करना है, माइनस करना है। दोनों प्रश्न में जब भी केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं तो 273 केल्विन को 273 को क्या करना पड़ेगा, अपने को माइनस करना पड़ेगा दोनों क्वेश्चन में। तो 300 में से 273 को माइनस करेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। इसी प्रकार 573 में से 273 को माइनस करेंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना जब केल्विन में दिया है और उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं तो -273 किया जाता है। और यदि इसका उल्टा यदि अपने को दिया है कि यदि डिग्री सेल्सियस में दिया है और यदि केल्विन में चेंज करना है तो फिर 273 को प्लस करेंगे। दोनों चीजें ध्यान रखना, केल्विन में दिया है और डिग्री सेल्सियस में चेंज करना, तो डिग्री सेल्सियस कम होता है, कम करना पड़ता है 273, और डिग्री सेल्सियस में दिया उसको केल्विन में चेंज करना होता है, तो केल्विन ज्यादा होता है तो उसमें 273 प्लस करना होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना। केल्विन में परिवर्तित करना हो तो डिग्री सेल्सियस दिया हो तो इसमें 273 को प्लस कर देना, इसमें 373 में 273 प्लस कर देना। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना है, केल्विन में दिया तो माइनस करना, डिग्री सेल्सियस में दिया तो प्लस करना 273 को। तो इस प्रकार से हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रश्न हम आसानी से कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखिए। इसका क्या कारण बताना। नेफ्थलीन को रहने देने पर वह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ बिना छोड़े अदृश्य हो जाता है। नेफ्थलीन एक पदार्थ होता है जिसको यदि अपन खुली हवा में छोड़ देते हैं, रख देते हैं, तो कुछ समय पश्चात तो पूरा मतलब उड़ जाता है, कह सकते हो, गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो नेफ्थलीन होता है वाष्पशील पदार्थ होते हैं। वाष्पशील मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसकी वाष्प बन के बहुत जल्दी उड़ जाती है, फैल जाती है, उड़ जाती है। तो नेफ्थलीन जो होता है वास्तव में एक वाष्पशील ठोस पदार्थ होता है और यह द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाता है। तो इसकी एक खासियत होती है नेफ्थलीन की कि बहुत ही वाष्पशील पदार्थ है, और जो वाष्पशील पदार्थ होने के साथ साथ ये द्रव अवस्था में आए बिना ही ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस होती है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। तो ऊर्ध्वपातन किसको कहेंगे कि जिसमें ठोस सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो क्या नाम, नेफ्थलीन जो होता है वो वाष्पशील होता है और उसमें क्या होता है कि ठोस होने के साथ साथ वो सीधा ही वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये क्रिया होती है, इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन किसको कहेंगे कि जिसमें ठोस पदार्थ सीधे वाष्प यानी गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस प्रक्रिया को, उस विधि को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ध्यान रखना। इसलिए नेफ्थलीन क्या होता है, सीधे गैस बन जाता है, द्रव अवस्था में दिखता नहीं। फिर इसका सेकंड कारण बताओ कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच जाती है। इत्र भी क्या है, वाष्पशील पदार्थ होता है। जब इसको हम खोलते हैं तो इसके जो कण होते हैं हवा में या वायु में बहुत तीव्र गति से विचलित होते हैं, फैल जाते हैं एकदम से, बहुत तेज गति से। क्यों? क्योंकि वाष्पशील पदार्थ होता है, इसलिए इत्र जो होता है बहुत तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसकी गंध या सुगंध फैल जाती है। तो जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं उसकी सुगंध क्यों फैल जाती है? क्योंकि बहुत जल्दी वाष्प में बदल के उड़ जाते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान चले जाते हैं, यानी मिश्रित हो जाते हैं। केमिस्ट्री या फिजिक्स भाषा में बोलते हैं तो डिफ्यूज हो जाते हैं,
वायु के कणों के साथ मिलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। इसलिए ये जो होते हैं इनकी जो गंध होती है बहुत दूर तक चली जाती है। तो इसका कारण अपन देंगे कि वाष्पशील होने के कारण से ऐसा होता है। दोनों में कारण वही वाष्पशील वाला, ध्यान रखना कि नेफ्थलीन वाष्पशील पदार्थ होता है, इसलिए वह ठोस अवस्था से सीधे वाष्प में बदल जाता है, गैस बदल जाता है, बिना बीच में द्रव अवस्था आएगी इसलिए दिखेगा ही, वाष्प बन जाएगी, उड़ जाएगी, इसलिए द्रव या अदृश्य दिखाई देता है वो। दूसरा इत्र, इसलिए इत्र भी वाष्पशील पदार्थ होता है। इसके अणु को जब हम खोलते हैं, जैसे बॉटल या ढक्कन खोलते हैं बॉटल में, तो क्या होता है वो अणु वाष्प बन के उड़ जाते हैं और हवा में विचलित हो जाते, फैल जाते हैं। इसलिए वो है बहुत तेज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसके कण पहुंच जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते हुए आकर्षण बल मतलब पहले किसका कम होता है उससे ज्यादा, इस तरह से अपने को आकर्षण बल पता लगाना है कि किसमें ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा ठोस में होता है आकर्षण बल, हमने पढ़ा कि अणु पास में होते, चिपके होते हैं, तो सबसे ज्यादा आकर्षण ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है और उसके बाद गैस में होता है। गैस के अणु बहुत दूर दूर रहते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, इसलिए गैस के अणु दूर दूर रहेंगे। तो सबसे कम किस में रहेंगे? गैस में। गैस मतलब ऑक्सीजन, गैस में सबसे कम होंगे आकर्षण बल, उसके अणु दूर दूर होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, इसलिए हवा में उड़ते हैं। तो ऑक्सीजन में सबसे कम, उसके बाद जल, पानी, द्रव सबसे कम गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। ध्यान रखना अधिक होगा, ठोस में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद द्रव में होगा और उसके सबसे कम गैस में होगा। तो गैस कौन है? ऑक्सीजन, उसके बाद द्रव कौन है? जल, उसके बाद चीनी क्या? ठोस, चीनी ठोस होती है, तो ठोस में सबसे ज्यादा आकर्षण बल होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। तो तीनों का क्रम अपने को मालूम होना चाहिए, गैस में सबसे कम, उससे ज्यादा द्रव में और उससे ज्यादा ठोस में होता है। तीनों का क्रम अपने को मालूम होना चाहिए। ऑक्सीजन में आकर्षण बल जल से कम होता है और जल में आकर्षण बल चीनी से कम होता है, कहने का मतलब ये। अब पांचवा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जमता है, ध्यान रखना, बर्फ बनने लगता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वो उबलने लगता है, वाष्प बन, गैस बनने लगता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या रहेगा? वो जमना, ठोस, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो वाष्प बनेगी, गैस अवस्था में रहेगा। इसके बीच वो द्रव अवस्था में रहता है। 0 से 100 के बीच में जो होता है, अब पानी जो होता है वो द्रव अवस्था में रहता है, ध्यान रखना। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 0 से 100 के बीच में, तो कौन सी अवस्था होगी? द्रव अवस्था कहलाती है। पानी जो होता है 0 से 100 के बीच में जो भी टेम्परेचर होता है उसमें वो द्रव अवस्था में रहेगा, 0 पे ठोस अवस्था में, 100 पे वो वाष्प अवस्था में रहेगा, गैस अवस्था में रहेगा। दूसरा रहेगा 0 डिग्री, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ भी होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी भी होता है, ध्यान रखना। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल होता है वो दोनों अवस्था में पाया जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ भी पाई जाती है। तो ये दोनों अवस्था में होगा, ठोस और द्रव दोनों अवस्था में हो सकता है, क्योंकि जल का हिमांक कितना होता है? जमना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और बर्फ का गलनांक भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब पानी जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड जमता है, हिमांक मतलब जमना, और बर्फ जो होती है गलती कब है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो भी गलना शुरू कर देती है। इसलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल ठोस अवस्था में मिलेगा और द्रव अवस्था में मिलेगा, दोनों अवस्था में पाया जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल भी होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाष्प भी रहती है, तो दोनों अवस्था में पाया जाएगा, द्रव और गैस अवस्था दोनों अवस्था में पाया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल द्रव से वाष्प में तथा वाष्प से द्रव में बनता है, दोनों अवस्था में पाया जाएगा। हिमांक का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जल का, और क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हिमांक मतलब जमना और क्वथनांक मतलब उबलना। इसलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड का आता कोई प्रश्न तो उस अवस्था में जल जो होगा द्रव अवस्था में भी होगा, गैस अवस्था में रहेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में भी रहेगा और ठोस अवस्था में भी रहेगा, और इसके बीच की अवस्था में रहेगा वो द्रव अवस्था में रहेगा, ध्यान रखिए। फिर छठा क्वेश्चन, जल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, क्यों? अपने को पता है कि जल का गलना हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके यदि 0 डिग्री है तो
ठोस हो जाएगा, और यदि 100 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। लेकिन जल का तापमान कमरे का जो ताप होता है वो 0 से अधिक और 100 से कम होता है, इसके बीच में होता है। इसलिए जो होता है द्रव कमरे के ताप पर, पानी जो होता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इसका तापमान जो होता है 0 से अधिक होता है और 100 से कम होता है, इसलिए कमरे के ताप पर पानी जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। छठा, इसका बी पार्ट दे रखा है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। क्यों? क्योंकि लोहा जो होता है उसका गलनांक बहुत अधिक होता है, लोहे को जो गलता है वो बहुत अधिक टेम्परेचर पर करता है, सामान्य ताप पर नहीं गलेगा। इसलिए लोहे की जो अलमारी होती है वो सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर ठोस अवस्था होती है, द्रव अवस्था में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत हाई करना पड़ेगा तब जाके गलेगी, द्रव अवस्था में परिवर्तित होगी। इसलिए कमरे के ताप पर जो अलमारी होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका गलनांक बहुत अधिक होता है, सामान्य ताप पर पिघलती नहीं, इसलिए वो ठोस अवस्था में ही पाई जाएगी। 7वां क्वेश्चन हमारे पास में 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी ताप तक ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? बर्फ में शीतलता का प्रभाव अधिक होता है और जो होता है पानी में शीतलता का प्रभाव कम होता है। 273 का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 273 का मतलब होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बर्फ भी हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी भी है। तो जो पानी जो बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो ज़्यादा होती है, जब बर्फ बढ़ती है तो ऊष्मा ग्रहण करना पड़ती है, वही उसको ठंडा महसूस करवाती है, इसलिए उसकी गुप्त ऊष्मा जो होती है ज़्यादा होने के कारण से वातावरण से क्या करेगी, वो गुप्त ऊष्मा जो होती है वो अवशोषित करती है बर्फ, तब जाकर बर्फ बनती है। तो ऊष्मा जितनी अवशोषित की उतनी अधिक ठंडी हो जाती है, जिसके कारण से उसकी गुप्त ऊष्मा अवशोषित होने के कारण से वो जो बर्फ होती है वो ज़्यादा ठंडी महसूस करती है अपने को। फिर इसी प्रकार से 8वां क्वेश्चन से ये और ये सेम है लगभग। उबलते जल अथवा भाप से जलने की तीव्रता किसमें अधिक होगी? यदि एक व्यक्ति जल से जलता है और एक व्यक्ति भाप से जलता है मान लो, तो जल की तीव्रता कम होगी क्योंकि जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप तक के नीचे रहता है, और यदि वाष्प बन जाती है, भाप बन जाती है, तो भाप की ऊष्मा ज़्यादा होती है, 536 कैलोरी पर ग्राम होती है, 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, मतलब 1 ग्राम में इतनी ऊष्मा होती है, मतलब भाप की ऊष्मा ज़्यादा होती है, बर्फ की 80 होती है और इसकी 536 होती है, मतलब ज़्यादा ऊष्मा होती है, इसलिए भाप से जलना जो होता है ज़्यादा घातक होता है। तो पानी की तुलना में यदि भाप से जलता है तो ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि भाप की ऊष्मा ज़्यादा होती है, गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो पानी रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा टेम्परेचर करते जाते हैं तो पानी उबलता रहता है, लेकिन भाप का टेम्परेचर और बढ़ता जाता है। पानी का तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, लेकिन भाप का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो भाप की ऊष्मा ज़्यादा होने के कारण से भाप से जो है जलन की तीव्रता ज़्यादा होगी और पानी की तीव्रता कम होगी, ध्यान रखना। इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें एक चार्ट बना रखा है, इसमें विभिन्न अवस्थाएं प्रदर्शित की गई है। इस अवस्था में क्या क्या दे रखा है, A B C D E F 4 A B C D E और F 6 अवस्था दे रखी है, इनके नाम अपने को बताना। A से B ठोस से द्रव, ठोस से द्रव, जब भी कोई वस्तु ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, ठोस से द्रव में बदलती है, उसको बोलते हैं गलन। जब भी कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होगी उस प्रक्रिया को हम गलन बोलते हैं। और हमेशा ध्यान रखना ऊष्मा में वृद्धि होती है और दाब में कमी होती है ना, यदि इस डायरेक्शन में अपन चलते ऊष्मा में वृद्धि करें, दाब में कमी करें, तब ये प्रोसेस होगी। तो ठोस को अपन गर्म करेंगे तो क्या गलेगा, वो क्या बन जाएगा, वो द्रव बन जाएगा। तो जब भी कोई वस्तु कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उस क्रिया को गलन बोलते हैं। और यदि कोई वस्तु द्रव से गैस अवस्था में बी वाली बात कर रहे हैं, द्रव से गैस बन रही है, द्रव से गैस बन रही है, इस डायरेक्शन चल रहा है द्रव से गैस, तो उस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, वेपोराइजेशन। द्रव से गैस वाष्पीकरण, ठोस से द्रव गलन, द्रव से गैस वाष्पीकरण, और गैस से कोई द्रव बन जाती, मान लो गैस है, गैस के कण इकट्ठे हो जाते, कंडेंसेशन हो जाता है, उस क्रिया को बोलते हैं संघनन। गैस से द्रव बनना संघनन कहलाता है। और जब द्रव से ठोस बनता है तो उसको जमना बोलते हैं, जम जाता है, जैसे बर्फ जमती है द्रव से ठोस बनता है उसको हम जमना बोलते हैं।
और इसी प्रकार से हमारे पास में जब ठोस से सीधे वो गैस बनती है, ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होती है, उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं? जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, ये अवस्था की बात करें पर ई में ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदलता है, तो उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहेंगे। इसी प्रकार से गैस से वापस यदि ठोस अवस्था में बदलता है तो भी वो क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठोस से गैस या गैस से ठोस में यदि चेंज होता है तो वो जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रोसेस होती है। एक बार फिर से ध्यान देख लो कि यदि कोई ठोस से द्रव बनता है, एक ही बात करें, ठोस से द्रव में चेंज हो रहा है तो उसको गलन बोलेंगे, गलन, मेल्टिंग हो रहा है, उसका गलन हो रहा है। और यदि द्रव से गैस बन रही है, कोई पदार्थ द्रव से गैस बन रहा है तो उसको बोलेंगे वाष्पीकरण। और यदि कोई पदार्थ गैस से द्रव बन रहा है तो उसको बोलते हैं संघनन। और यदि कोई द्रव से ठोस बन रहा है तो उसको बोलते हैं जमना। और यदि ठोस से ऊर्ध्वपातन क्रिया हो रही है, गैस से बदल रही है, ठोस से गैस से बदल रही है, तो उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलेंगे, ये वाली ऊर्ध्वपातन। और इसी प्रकार से एक में क्या हो रहा है, गैस से वापस ठोस में बदलती है, तो ये क्रिया भी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।